मुद्दा ये है कि हमारे देश का उत्पादन जब कम हुआ करता था, जब देश आज़ाद हुआ था, हम लोग 35 करोड़ थे, लेकिन उस समय हमारे पास खाने की बहुत कमी होती थी। स्थिति ये थी कि हज़ारों लोग भूख से मर रहे थे। 1960-65 के आसपास हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने देश की जनता से टीवी पे आके आह्वान किया कि सोमवार का व्रत रखें ताकि जो अनाज बच सके और गरीबों में बांटा जा सके, लोग भूख से ना मरें। ये स्थिति थी कि वो विदेशों में गए, अमेरिका गए, ऑस्ट्रेलिया गए और वहाँ से कहीं जाके हमको लाल गेहूँ मिला और उससे हमारे देश की जो लोगों की है वो भूख शांत हो सके। तब देश के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर डॉक्टर MS स्वामीनाथन जी के मार्गदर्शन में हरित क्रांति का आगाज़ हुआ। और हरित क्रांति का मतलब है कि देश में नई नई उन्नतशील प्रजातियों का विकास हुआ। इसके साथ फर्टिलाइजर्स आए, दवाइयाँ आई कीटनाशी, उन्नतशील कृषि यंत्र आए और मुख्य भूमिका जो थी वो बीज की थी, उन्नत प्रजाति के बीज थे। और जब फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड आए तो वैज्ञानिकों ने एक बात स्पष्ट रूप से कही थी कि आपको इनका प्रयोग संतुलित रूप से करना है, समन्वित रूप से करना है, एकीकृत रूप से करना है। मतलब ये है कि आपको हर चीज़ को मिला जुला के उपयोग करना है। आपको अपने खेत में जब कभी खेत को खाली छोड़ना हो, एक फसल चक्र अपनाते हुए हरी खाद के रूप में सनई ढेंचा लगाना है और जब फसल फूल अवस्था में आने वाली हो उसके पहले ही उस हरी अवस्था में खेत में हैरो या रोटावेटर चला के मिला देना है। तो ज़बरदस्त जैव कार्बन मिट्टी में पहुंचता है और खेत के अंदर पोषक तत्वों की भरपूर मात्रा पहुंचती है। इसी प्रकार से और भी बहुत सारी विधियां हैं। खेत की साफ़ सफाई करना है, स्वस्थ प्रमाणित उन्नतशील कीटरोधी रोगरोधी जो प्रजातियां हैं उनका चयन आप अपनी फसल में करें, बराबर बीज उपचार के साथ काम करें, उर्वरकों का प्रयोग संतुलित रूप से करें, जो वैज्ञानिकों की अनुशंसा है, जो मिट्टी परीक्षण की रिपोर्ट है उसी के आधार पर करें, यानी कि उतना उपयोग करें जितनी की ज़रूरत है। ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई जरूर करें। पहले के समय की एक कहावत है कि दूबा मोथा कांस कहूँ जिन खेतन में होत, गर्मी में डारो बखर गहरी कर दे जोत। यानी कि बखर पहले चलाते थे खेतों में और ग्रीष्मकालीन जुताई होती थी तो खेत के अंदर जो भी रोगाणु कीटाणु हैं वो सब ऊपर आ जाते थे और तेज़ गर्मी से वो नष्ट हो जाते थे। लेकिन आजकल हम क्या उन चीज़ों को बहुत कुछ पीछे छोड़ दिया, पूरी तरह से रासायनिक खेती पर निर्भर हो गए हैं। पूरी तरह से फर्टिलाइज़र का भी जो उपयोग होना चाहिए, जो संतुलित मात्रा उसकी जगह असंतुलित रूप से अंधाधुंध रूप में प्रयोग कर रहे हैं। जहाँ 2 बोरी पर एकड़ मान लो यूरिया लग रहा है तो लोग 4 एकड़ डाल रहे हैं, 4 बोरी डाल रहे हैं। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं नुकसान कर रही हैं। पेस्टिसाइड किसी बोतल पे लिखा है कि 5 ml, दुकानदार ने लिख दिया 10 ml डालो और किसान जो है अपने खर्चे को बचाने के लिए लेबर के 20 ml डाल रहा है। तो ये जो हाई कंसंट्रेशन, अधिक सांद्रता वाली दवाइयाँ हैं मानव स्वास्थ्य के लिए, पर्यावरण के लिए बहुत खतरनाक हैं, बहुत नुकसानदायक हैं। तो इन चीज़ों से बचने के लिए हमको क्या है, संतुलित रूप से, एकीकृत रूप से जो है फसल पद्धति का उपयोग करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। इनमें एक बहुत बढ़िया चीज़ जो आती है उसमें हमारे जैव उर्वरक आते हैं। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के एजोटोबैक्टर, PSB, KMB, ZSB, ये सारी चीज़ें आती हैं। हमारे खेत में यूरिया का जैविक विकल्प क्या हो सकता है? अगर हम यूरिया खेत में ना डालें तो नाइट्रोजन की पूर्ति कहाँ से हो, क्योंकि नाइट्रोजन तो बहुत ज़रूरी है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास को कृषि का ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि सबसे ज़रूरी यही है। ब्रह्मा समझो नत्रजन स्फुर विष्णु स्वरूप है, महेश पोटास में सल्फर जिंक अनूप। क्यों कहते हैं? क्योंकि हरियाली दे नत्रजन, नाइट्रोजन डालने से, खेत में यूरिया डालने से एकदम हरियाली आ जाती है। हरियाली दे नत्रजन स्फुर दे आधार, फास्फोरस डालने से जड़ें मजबूत हो जाती हैं। पोषण हार पोटास की महिमा अपरंपार। पोटास डालने से क्या होता है, रोगों और कीटों के प्रति हमारा पौधा सहिष्णु हो जाता है, सहनशील हो जाता है। पानी के प्रति, जो सूखे के प्रति सहनशील हो जाता है। तो ये चीज़ें जो है ज़रूरी है। लेकिन इनको अगर हम खाद से नहीं डालेंगे तो इनकी पूर्ति खेत में कैसे होगी? बहुत सारे लोग बात करते हैं ये जैविक खेती तो करें पर फसल की पैदावार गिर जाती है। तो बहुत सारे विकल्प हैं। ज़रूरी नहीं कि केवल गोबर की खाद ही उसकी पूर्ति करे, वर्मी कंपोस्ट की पूर्ति करे। आप जैव उर्वरकों का प्रयोग कर सकते हो। दूसरी बात आती है
जैव उर्वरकों में पीएसवी कल्चर, जैसे फास्फोरस की पूर्ति के लिए पीएसवी कल्चर जो होता है उसके अंदर क्या होते हैं, फास्फोरस सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया होते हैं। केएमबी के अंदर फास्फोरस मोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया होते हैं। जेडएसबी के अंदर इसी तरह के होते हैं। एजेटोबैक्टर के अंदर बैक्टीरिया होते हैं। ये किसान के लिए फ़ायदेमंद कीट हैं, बैक्टीरिया हैं, किसान मित्र हैं। इनका प्रयोग हमें कहाँ करना है, अपने खेतों में करना है। और खेतों में करने के साथ साथ एक काम और आप कर सकते हैं, आप लोग अपने यहाँ पे कंपोस्ट बना सकते हैं, नाडेप कंपोस्ट। तो एक तो फसल की पैदावार के लिए कंपोस्ट बहुत ज़रूरी है, तो उसकी पूर्ति वो करेगा। कैसे बनाएंगे, 4 8 का लंबा चौड़ा हो, ऊंचा 2 हाथ। आपको 4 हाथ की चौड़ाई, 8 हाथ की लंबाई और 2 हाथ की ऊंचाई का एक ईंटों का जालीदार टाँका बनाना है। क्या करना है, जालीदार टाँका बनाना है। अब उसको भरोगे कैसे, आपको गोबर इकट्ठा करके रखना है 1 क्विंटल, है ना। गाजर घास, खेत के आसपास का कचरा, जो कुछ भी आपके पास धान की पुआल कचरा है वो 15 क्विंटल इकट्ठा करना है। 20 क्विंटल मिट्टी रखना है ना। कचरा कुंटल 15, मिट्टी कुंटल 20, गोबर कुंटल 1 हो, पानी हो नेक। तो अपन को ये चीज़ें रखनी हैं। और करना क्या है कि सबसे पहले 4 अंगुल कचरा डालना है, 2 अंगुल मिट्टी डालना है। उसके बाद पानी में घोल बनाना है गोबर का, और उसी में आप डाल दें एजेटोबैक्टर, पीएसबी, जेडएसबी, केएमबी। तो जिंक, फास्फोरस, है ना, नाइट्रोजन, पोटास, सभी आपके उसके अंदर आ गए। और उसको छिड़कना है। फिर 2 आदमी उसको कुचलते रहेंगे। फिर 4 अंगुल आपको कचरा डालना है, 2 अंगुल आपको मिट्टी डालनी है, और उसके बाद गोबर के घोल में ये चीज़ें डाल के डालते रहना है। ऐसा करते 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 शाम तक आपको ऊपर तक भर देना है। और उसके ऊपर क्या करना है, फिर आपको जैसे झोंपड़ी होती है ना, उस तरह से ऊपर से भर के गोबर से लीप देना है। अब ये पैक हो गया आपका टाँका। 4 महीने के बाद इतना ज़बरदस्त खाद बनेगा कि इसका कोई मुकाबला नहीं है। ये आपके खेत में पड़ जाएगा तो आपको दूसरी चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको ऐसी जैविक विधियों का उपयोग करना है। देखो, एक बहुत बढ़िया एक सिद्धांत है, मेरी ट्रेनिंग में एक बात मैं करता हूँ, हमें अधिक उपज के लिए अधिक खर्चे की ज़रूरत नहीं है, कम खर्चे में अधिक उपज चाहिए। तो कम खर्चे में अधिक उपज चाहिए तो इस तरह की देसी चीज़ों पे हमें जाना होगा। अधिक उपज मिलेगी और उस उपज की गुणवत्ता जब अच्छी होगी तो उस गुणवत्ता से हमें उसका कीमत अच्छी मिलेगी। तो इस चीज़ पे हमको जाना होगा। दूसरी बात, कुछ मित्र कीटों की अभी बात आई, तो कुछ मित्र कीटों का हमें अपने खेतों में प्रयोग करना है। हमारे आदरणीय डॉक्टर चंद्रमणि साहू जी कृषि विज्ञान केंद्र से बैठे हैं। कुछ मित्र कीट होते हैं, जैसे आपके खेत के आसपास गाजर घास है, तो एक मित्र कीट होता है जाइगोग्रामा बाइकोलोराटा, वो खाता है गाजर घास को। तो आप इस तरह के कीटों को अपने आसपास छोड़ देंगे और अपने यहाँ की वो अपने आप उनको ख़त्म करते रहेंगे, कोई दवाई की ज़रूरत नहीं है। एक चने की इल्ली होती है, हेलिकोबर्पा आर्मीजेरा बोलते हैं जिसको, उसे मारने के लिए एक एनपीवी वायरस होता है, न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रोक्सी वायरस होता है। तो वो जो वायरस हम उसका एक लेप बना के स्प्रे करते हैं तो उससे रोग पैदा करता है वो सारे के सारे किन में, चने की इल्ली में, और वो ख़त्म हो जाती है। कई साल तक ये काम करता रहता है। इसका मतलब कि हम कहीं ना कहीं जो है जैविक चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं। एक प्रीडेटर होता है, लेडी वर्ड बीटल बोलते हैं उसको, कॉक्सीनेलिड बीटल, कॉक्सीनेला सेप्टम पंक्टाटा। ये क्या करता है, माहू को खाता है। तो अगर हमारे खेत में माहू लगती है और हम इस कीट को छोड़ दें तो ये अपने आप उसको खा रहा है, ख़त्म कर रहा है। हमको दवाइयों की ज़रूरत ही नहीं है डालने की। तो इस तरह की सारी चीज़ों को मिला जुला के उपयोग करना है। मुझे ध्यान है कि मैं डॉक्टर साहब के साथ ही आमदी गया था और वहाँ पे कुछ लाइट ट्रैप और फेरोमोन ट्रैप हमने खेतों में देखे थे। तो आपको ये चीज़ें अपने यहाँ उपयोग करनी होंगी। लाइट ट्रैप से जो आपके जो सलब हैं, जो मौत हैं, उड़ते हुए पंखी जो हैं, वो आते हैं और नीचे गिर जाते हैं, पानी में मर जाते हैं। तो ऐसे हम कीटों को नियंत्रित कर सकते हैं। फेरोमोन ट्रैप से हम नर कीटों को आकर्षित करके उनका नियंत्रण कर सकते हैं। कुल मिला के हमको करना होगा। और